हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है बल तथा गति के नियम, यानी फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन। और इसमें हम लोग न्यूटन के गति के नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे न्यूटन की गति के पहले नियम को। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि न्यूटन के गति का पहला नियम और गति का तीसरा नियम, ये दोनों बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। लेकिन गति का जो दूसरा नियम है वो इस दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कठिन है। उसके एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर हम समझाएंगे। और आप इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको लगेगा कि साइंस में कितना मजा है, साइंस कितना मजेदार है, आपको महसूस होगा। और साइंस को समझने के बाद जो वास्तव में हमें हैप्पीनेस मिलता है वो आपको आज महसूस होने वाला है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिए कि कितना मजेदार सब्जेक्ट है साइंस। इसको एकदम आसान बनाकर इसके शब्दों को खंडों खंडों में बांट कर उसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम जानेंगे आज न्यूटन के गति का दूसरा नियम। चलिए, नियम क्या है ये सबसे पहले हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस बल के दिशा में ही होता है। ये पढ़ के क्या लग रहा है भाई? ये तो समझ में नहीं आने वाला। ये पढ़ के तो यही लग रहा है ना। अब सोचिए, गति का पहला नियम कितना आसान था। यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ये तो ऐसे ही समझ में, पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया। बट ये तो लग रहा है भाई समझ में नहीं आने वाला। लेकिन अब ध्यान से देखिए और देखिए कैसे समझ में आता है। इसके एक एक शब्द को समझेंगे। सबसे पहले चीज कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर, ये क्या है? ये एक टर्म हुआ, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर। पहले ये समझिए। तो देखिए, संवेग में परिवर्तन का दर समझने के लिए आपको समझना होगा पहले संवेग क्या होता है। तो देखिए, किसी भी वस्तु का जब संवेग निकालना होता है तो संवेग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। किसी वस्तु का कितना द्रव्यमान है और उस वस्तु का वेग कितना, वेलोसिटी। इसको तो देखिए, संवेग को हम P से इंडिकेट करते हैं और द्रव्यमान को M से और वेग को V से। तो हो गया P = M गुणे V। ये हुआ संवेग का फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर कुछ भी, आपको जो मन करेगा वो लिख दीजिएगा, हम लोग मान लें कैसे होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अच्छा जी, चलिए समझाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए कुछ एक आध दो उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के आधार पर हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सड़क है और इस पर कोई लड़का है जो इस सड़क पर चल रहा है, कोई लड़का है जो इस सड़क पे खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे। अब हुआ क्या कि इधर से कोई एक छोटा सा साइकिल वाला है और ये क्या किया कि एक छोटा सा साइकिल वाला है जो साइकिल लेकर और आ रहा है और इस पे कोई छोटा सा लड़का एक बैठा है और ये साइकिल लेकर इधर से आ रहा है, मान लीजिए। तो अब और इसका स्पीड मान लीजिए कि है आपका, मान लेते हैं कि इसका स्पीड है 10 km/h और ये इधर से इस सड़क पे आ रहा है और आया और एक लड़का यहाँ पे खड़ा है और इसके शरीर में लड़ा दिया, ले जाके ठोंक दिया। अब क्या होगा कि हो सकता है कि ये लड़का गिर जाए या अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, बिकॉज साइकिल आके इसके शरीर में लड़ रहा है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यानी। और हो सकता है गिर भी जाएगा तो कोई खास चोट वगैरह नहीं लगेगा, थोड़ा सा कहीं कहीं छिला जाएगा, बस कोई खास चोट नहीं लगेगा, यानी नुकसान उतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ समय के लिए सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रक है, आपको समझना है ध्यान से इस चीज़ को। मान लीजिए कि कोई ट्रक है और कोई ट्रक वाला है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक ट्रक बना दिए और ये कोई ट्रक वाला है जो क्या करे कि एक ट्रक वाला आया यहाँ से और ये ट्रक वाला आकर, और ये ट्रक वाला भी, इसका भी स्पीड मान लीजिए कि उतना ही है 10 km/h, और ये ट्रक वाला आकर अगर इस लड़का में, इस व्यक्ति में जब धक्का मारेगा, जब इससे आकर लड़ेगा, तब हो सकता है कि ये डेफिनेटली गिरेगा जरूर और गिरने के बाद हो सकता है कि इसको ये मर भी जाए या चोट लगेगा तो बहुत तेज चोट लगेगा, इसको काफी ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि ट्रक से धक्का लगा है और साइकिल से लगता है। साइकिल का भी स्पीड 10 km/h, इसका भी स्पीड उतना ही है, फिर भी ट्रक से जब धक्का लगेगा ना उस पर, ट्रक का जब बल उस पर लगेगा ना तो बहुत तेज बल लगेगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा उसको। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नुकसान की जब हम बात कर रहे हैं, नुकसान की जब हम बात कर रहे हैं तो नुकसान जो है ना ये द्रव्यमान का समानुपाती हो रहा है।
यानी किसी वस्तु का जो मास है, जो वजन है, उसका समानुपाती होता है नुकसान। अगर जैसे साइकिल का द्रव्यमान कम था, साइकिल का वजन कम था, तो नुकसान भी कम हो रहा था, और ट्रक का द्रव्यमान अधिक हो गया, इसका वजन अधिक हो गया, तो नुकसान भी क्या हो गया, अधिक हो गया। यानी नुकसान और द्रव्यमान एक दूसरे के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर का ढक्कन है, इस ढक्कन को चलाकर अगर हम किसी व्यक्ति को मारे तो फिर क्या होगा, क्या चोट लगेगा, उसको बहुत कम चोट लगेगा, कुछ खास चोट लगेगा नहीं उससे। लेकिन अगर जितना इस ढक्कन का वजन है उतना ही वजन का अगर गोली हो, बंदूक की गोली, और उस बंदूक की गोली को बंदूक में डालकर और उसके बाद उसको चलाया जाए और उस व्यक्ति को शूट किया जाए, तो सोचिए क्या होगा। हो सकता है गोली इधर से लग के आर पार हो जाए, उस व्यक्ति की जान चली जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि नुकसान जो है ये केवल द्रव्यमान पे भी डिपेंड नहीं करता। मार्कर के ढक्कन का भी वजन उतना ही था और बंदूक में जो गोली है उसका भी वजन उतना ही था, लेकिन फिर भी नुकसान में बहुत ज्यादा अंतर हो गया। तो देखिए इसका कारण ये है कि वेग, वेलोसिटी, मार्कर के ढक्कन को जब चला के मारे तो इसका वेग बहुत कम था, लेकिन जब बंदूक की गोली को बंदूक में डालकर जब शूट किए तो गोली इतना तेजी से निकलता है, उसका वेग, उसका वेलोसिटी, उसका चाल, स्पीड बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण नुकसान भी ज्यादा हो जाता है। तो अगर वेग कम है तो नुकसान भी कम है, वेग ज्यादा हो गया तो नुकसान भी ज्यादा हो गया। तो इसी नुकसान से कोरिलेट कर लेना आपको संवेग को, इसी नुकसान से जोड़ लेना है संवेग को। तो संवेग जो है द्रव्यमान के भी समानुपाती हो जाएगा और संवेग जो है वेग के भी समानुपाती हो जाएगा। इसलिए संवेग का फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग, क्योंकि संवेग जो है द्रव्यमान के भी समानुपाती है और संवेग जो है वेग के भी समानुपाती है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट पे ये फॉर्मूला जो है निकल रहा है और इससे आपको ये फॉर्मूला समझ में आए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाते हैं कि नियम में और क्या चीज कह रहा है। चलिए जी, संवेग के बारे में तो हम कुछ समझ गए। अब इसके बाद यहां पे दिया गया है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर, किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है उसका दर। हाँ देखिए, समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि कोई गेंद है, ये कोई गेंद है और ये गेंद का द्रव्यमान मान लीजिए m है और ये गेंद यहां से चलकर यहां पे आई, और अब जाहिर सी बात है भाई, गेंद का जब वजन यहां पे m है तो यहां भी इसका वजन m ही होगा। वजन कैसे, वजन तो नहीं ना बढ़ेगा, वजन ना बढ़ेगा ना घटेगा। यहाँ पे अगर उसका वजन m है तो यहाँ भी आएगा तो उसका वजन क्या होगा, m होगा। मान लीजिए कि यहाँ से हम इस गेंद को जब फेंके तो इसको u, मतलब इसका स्पीड जो है, इसका वेलोसिटी जो है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसको प्रारंभिक वेग कहेंगे, प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं, और यहाँ पे जो वेग होगा उसको अंतिम वेग कहेंगे और उसको v से सूचित करते हैं, और ये अलग अलग होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे वेग कम था और आगे गया तो वेग बढ़ते गया, या यहाँ पे वेग अधिक था आगे गया तो वेग घटते गया, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ वेग अलग अलग होगा, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग को u और अंतिम वेग को क्या मान लिए v। मतलब एक गेंद को फेंके हैं तो गेंद का वेग यहाँ पर था u और यहाँ पर गेंद का वेग क्या है, v है। और मान लीजिए कि इस गेंद को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t समय लग जाता है, यहां से यहां तक पहुंचने में एक समय लगेगा ना, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, एक समय लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां से गेंद को यहां पहुंचने में t का समय लगा। समय कितना लगा, t। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम बता दें कि संवेग में परिवर्तन, सबसे पहले नियम में क्या कह रहा है, संवेग में परिवर्तन। तो यहां पे हम लिख दिए संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। अच्छा जी, संवेग में परिवर्तन क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे संवेग है 15 और यहाँ पे संवेग है मात्र 5, तो कितना परिवर्तन हो गया, 10 का परिवर्तन, 10 गो बढ़ गया, 5 से 15 हो गया यानी 10 गो बढ़ गया। तो परिवर्तन माने बदलाव, कितना बदल गया, 10 गो बदल गया, यानी 5 से 10 गो बढ़ गया। तो संवेग में परिवर्तन अगर आपको निकालना है ना, तो क्या कीजिएगा कि इसमें से, इस संवेग में से इस संवेग को घटा दीजिए, 15 में से 5 को घटा दीजिए, निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि गेंद जब यहाँ पे है तो इसका संवेग है p2 और गेंद जब यहाँ पे है तो इसका संवेग है p1। तो भाई p1 से संवेग हो गया p2, तो कितना परिवर्तन हुआ, p2 में से
परिवर्तन अगर निकालना है तो P2 में से P1 को घटाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल आपको बताएं 5 था, यहाँ पे 15 हो गया, तो 5 से 15 हुआ यानी कितना परिवर्तन हुआ? 10 को बढ़ गया। तो 10 कैसे निकाले? 15 में से 5 को घटा दिए। तो उसी प्रकार P2 में से P1 को घटा देंगे तो निकल जाएगा संवेग में परिवर्तन। लेकिन भाई संवेग में परिवर्तन नहीं, संवेग में परिवर्तन का दर कह रहा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो निकालना पड़ेगा संवेग में परिवर्तन का दर। अब कहेंगे भाई ये कैसे निकलेगा? दर का मतलब क्या हुआ? दर का मतलब होता है रेट। संवेग में किस रेट से परिवर्तन हो रहा है, किस दर से परिवर्तन हो रहा है, ये निकालना है। अच्छा एक एग्जांपल समझाते हैं, सटीक एग्जांपल आपको समझ में आएगा अच्छा से, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हम दुकान में गए और दुकान में जाकर 4 गो कलम खरीदे। दुकान में गए और जाकर हम वहां से 4 गो कलम खरीदे और 4 गो कलम का दुकानदार जो है 20 रुपया ले लिया। तो अगर आप आएंगे, आपसे कोई पूछेगा कि कलम का कितना रुपया लगा टोटल खरीदने में, तो आप कहिएगा 20 रुपया। लेकिन अगर कोई कहे कि कलम किस दर पर तुम खरीदे, कलम किस रेट पर खरीदे, तब हम कहेंगे 20 रुपया रेट पर खरीदे ना। 20 रुपया में तो 4 गो कलम मिल गया है ना। कलम का रेट पूछा जा रहा है, कलम का दर क्या है, तब हम कहेंगे 5 रुपया। यानी रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है, दर का मतलब होता है कि 4 कलम का ना 20 रुपया लगा है, 1 कलम का कितना रुपया लगेगा, उसको हम कहेंगे कि ये कलम का रेट हुआ। ठीक उसी प्रकार यहां पे आप समझिए कि भाई कोई गेंद है, उस गेंद का जो संवेग है P1 है पहले, यहां पे आया तो P2 हो गया। तो P1 से P2 होने में T समय लग गया। मान लीजिए कि P1 से P2 होने में 5 सेकंड का टाइम लग गया। कितना का टाइम लग गया? 5 सेकंड का। तो भाई 5 सेकंड में ना इतना परिवर्तन हुआ, संवेग में परिवर्तन हुआ, इतना परिवर्तन हुआ। लेकिन इतना परिवर्तन होने में मान लीजिए कि 5 सेकंड टाइम लग गया है। बात समझे? तो परिवर्तन की दर का मतलब क्या? रेट निकालना। तो रेट का मतलब कि 1 सेकंड में जो परिवर्तन होगा, कि भाई यहां से यहां तक परिवर्तन होने में यहां T सेकंड लिखे हैं, तो ये T का मतलब 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। तो भाई P1 से P2 होने में 5 सेकंड लगता है, 10 सेकंड लगता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें दर निकालना। दर का मतलब 1 सेकंड में कितना परिवर्तन होगा, ये होगा दर का मतलब। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे कलम की रेट निकाले हम, 20 रुपया में खरीदा गया था और टोटल कई गो कलम था? 4 गो कलम था, तो 4 से भाग दे दिए, निकल गया कि नहीं? उसी प्रकार P2 माइनस P1 ये है संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन का दर निकालना है, यानी 1 सेकंड में कितना परिवर्तन होगा। तो यहां टाइम जितना होगा ना, उस टाइम से हम भाग देंगे। जैसे मान लीजिए कि संवेग है 5, 5 से बढ़ के हो गया 15, इतना बढ़ने में 5 सेकंड टाइम लग गया है। तो बताइए कितना परिवर्तन हुआ? 10। तो 10 कैसे निकाले? तो इसमें से 15 में से 5 को घटा दिए, 10 निकल गया। तो भाई 5 सेकंड में ना 10 बढ़ा है, 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा? तो 1 सेकंड में 2 बढ़ेगा। तो 2 कैसे निकलेगा? इस 10 में टाइम से भाग दीजिएगा। तो 10 में 5 से भाग दीजिएगा तो 2 निकलेगा। तो देखिए हम टाइम से भाग दे दिए, तब निकल गया संवेग में परिवर्तन का दर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ नियम में कि संवेग में जो परिवर्तन का दर होता है उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। तो संवेग में परिवर्तन का दर हम क्या निकाले हैं? P2 माइनस लिख दिए यहाँ पे, इसलिए P2 माइनस P1 बटा T ये समानुपाती होता है किसके? बल के समानुपाती होता है। देखिए P2 माइनस P1 बाई T यानी संवेग में परिवर्तन का दर, संवेग में परिवर्तन के दर को ही हम क्या लिखे हैं? P2 माइनस P1 बाई T। ये समानुपाती होता है किसके समानुपाती होता है? उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता। अब लीजिए, यानी ये जो है ये बल के समानुपाती होता, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए P2 का फॉर्मूला क्या होगा? तो संवेग का फॉर्मूला होता है mv। तो P2 यानी यही ना P2 निकालना, तो क्या होगा फॉर्मूला? mv माइनस P1 का फॉर्मूला mu। तो यहाँ P1 की जगह पर लिख दिए mu बटा नीचे क्या है? T समानुपाती है F। अब बताइए इसमें ये दोनों में m कॉमन है, तो m कॉमन कर लीजिएगा तो बचेगा v या माइनस u बटा नीचे क्या बचेगा? T समानुपाती होगा F। अब यहां से एक फॉर्मूला देखिए कैसे क्रिएट हो रहा है। अच्छा आपको याद है त्वरण के बारे में हम क्या बताए थे? वेग में परिवर्तन की दर को। तो देखिए वेग में परिवर्तन का मतलब क्या?
इससे बढ़कर इतना हो गया, तो v में से u को घटा दिए तो वेग में परिवर्तन निकल गया, टाइम से भाग दे दिए तो वेग में परिवर्तन की दर निकल गया। यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला बताए थे v माइनस यू बाई टी, ये आपको बताए थे। तो m है तो m, अब v माइनस यू बाई टी का मतलब होता है त्वरण, ये त्वरण का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं त्वरण, क्योंकि ये त्वरण का फॉर्मूला है इसलिए यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं। और ये समानुपाती है किसके, एफ के, आए समझ में। तो इसलिए यहाँ से एफ जो है एम के भी समानुपाती है और एफ जो है ए के भी समानुपाती है। इसलिए यहाँ से एक फॉर्मूला निकला, जब समानुपाती को बराबर के रूप में बदलते हैं ना तो क्या होता है कि एक अचर पद लगाना पड़ता है। समानुपाती को जब बराबर के रूप में बदलते हैं तो एक अचर पद लगाना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे क्या है एम गुणे ए। तो देखिए एफ बराबर क्या हो गया, एम गुणे ए, यहाँ पे एक अचर पद लगा दिए। तो अचर पद का वैल्यू आप एक माने या कुछ छोड़ भी सकते हैं अचर पद को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ से फॉर्मूला हमारा क्रिएट हुआ क्या, एफ इजकल टू एम ए, यानी फॉर्मूला निकल गया बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये फॉर्मूला है और इसको हम पहले क्लास में आपको बताए थे कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से ये फॉर्मूला जो है डिराइव होता है। ये फॉर्मूला निकलता है एफ इजकल टू एम गुणे ए। अब देखिए दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर आधारित, उसको समझेंगे तो आपको और मजा आएगा इसमें। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण आप देखें, तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो एफ है ना, एफ ये देखिए ऊपर है, ऊपर की ओर, और ये जो टी है ये नीचे की ओर है। यानी समय में और ये समय है टी और ये क्या है, बल है। तो समय में और बल में कैसा संबंध हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। कैसा संबंध हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों भाई, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों, क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है, इसलिए समय में और फोर्स में यानी बल में व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो जाता है बल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर समय कम होगा तो बल अधिक लगेगा और अगर समय अधिक होगा तो बल कम लगेगा, दोनों में उल्टा संबंध है। अब एग्जांपल्स को समझाते हैं और देखिए कितना मजेदार है, कितना मजा आएगा इसमें। कह रहा है एक नंबर में क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी द्वारा हाथ पीछे की ओर खींचना। आप देखे होंगे अक्सर कि क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है जब क्रिकेट बॉल को कैच पकड़ता है ना, तो ऐसे कैच पकड़ेगा, मान लीजिए उधर से बॉल आ रहा है तो बॉल आएगा ना, तो जब कैच पकड़ना होगा तो यहाँ से कैच पकड़कर हाथ को तुरंत रोक नहीं देगा। जैसे बॉल हाथ में आया हाथ को तुरंत रोक नहीं देगा, हाथ को कैच पकड़ने के बाद हाथ थोड़ा पीछे की ओर खींचता है। ऐसा क्यों करता है भाई, क्या कारण है? तो कारण ये है कि मान लीजिए कि अगर बॉल आ रहा है, बॉल हाथ में जैसे आया वैसे हम हाथ को रोक दिए, तो बॉल जैसे हाथ पर पड़ा, बॉल का तो वेग अधिक था, बॉल का स्पीड अधिक था, अधिक स्पीड से आ रहा था, और जैसे आया हाथ पे जैसे लगा, हम मतलब हाथ को पीछे नहीं खींचे, वहीं पर रख दिए, तो बॉल जो है तुरंत बॉल जो है गेंद का जो वेग है वो तुरंत जीरो हो जाएगा। अधिक वेग था उसका, अधिक स्पीड से आ रहा था, लेकिन जैसे हाथ पे लगा उसका स्पीड तुरंत जीरो हो जाएगा, रुक जाएगा गेंद। तो गेंद रुक गया तो उसका स्पीड तुरंत जीरो। तो उसका वेग जीरो होने में, मेरे कहने का मतलब कि उसका संवेग में परिवर्तन होने में टाइम जो है थोड़ा सा भी नहीं लगा, उसका वेग जीरो होने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा, जैसे हाथ पे वैसे रुक गया। तो टाइम जब थोड़ा सा भी नहीं लगा, टाइम बहुत कम लगा, तो बल जो है बहुत अधिक लग जाएगा, जिसके चलते हाथ पे जब गेंद का बहुत अधिक बल लगेगा तो हाथ पे तेज चोट लगेगा। इसलिए खिलाड़ी को कहा जाता है कि भाई कैच पकड़ रहे हो ना, हाथ कैच पकड़ने के बाद हाथ पीछे की ओर खींचना, क्योंकि बॉल जैसे हाथ में सटेगा तो उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, और हाथ को पीछे की ओर खींचेंगे तो अचानक से रुकेगा नहीं, थोड़ा पीछे की ओर खींच लिया हाथ ऐसे, तो होगा क्या कि गेंद का वेग जो है जीरो होने में थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, वेग का गेंद जीरो होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो टाइम जब ज़्यादा लग जाएगा तो बल क्या होगा, कम लगेगा, और फिर चोट भी कम लगेगा। अच्छा, एकदम इसी के जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं। ये 4 नंबर देखिए क्या लिखे हैं, बॉक्सर का पंच खाते समय अपना सिर पीछे की ओर खींचना। आप देखे होंगे जो कुश्ती होता है, पहलवानी वगैरह, उसमें जो लड़ाई होता है, जो बॉक्सर होता है, बॉक्सिंग करने वाला, जो जब पंच लगता है ना, यानी मुक्का जब लगता है, फाइट लगता है बॉक्सर के, और जनरली जब वो सिर पे मारता है, सब सिर पे फाइट से, तो मान लीजिए कि ऐसे सिर पे लगेगा ना, तो उधर से कोई बॉक्सर है वो मार रहा
पंच मुक्का मारा सिर पे, और कोई है एकदम पहलवान, वो खड़ा है, चल भाई मार, हम हिलेंगे भी नहीं यहाँ से, तो मारेगा ना सिर पे। अगर वो हिलेगा नहीं तो उसको बहुत तेज चोट लगेगा, क्योंकि उसका वो जो बॉक्सर जब मारता है तो अपने हाथ को बहुत स्पीड लेके आता है, बहुत ज़्यादा स्पीड लाता है, और उसके हाथ का गति और एकदम वो एकदम टाइट खड़ा रहेगा कि हम हिलेंगे नहीं, तो वो एकदम तेज लाएगा ना, तो जैसे उसके सिर पे लगेगा उसका फाइट, उसका मुक्का, तो फिर क्या, वो हिल ही नहीं रहा, अपना सिर वहाँ से हटा ही नहीं रहा, तो उसके हाथ का जो स्पीड है तुरंत जीरो हो जाएगा, तुरंत रुक जाएगा, जिसके चलते जब रुकने में समय बहुत कम लगा तो बल जो है बहुत अधिक लग जाएगा, इसलिए उसको ज़्यादा चोट लगेगा। लेकिन जैसे इसमें मुक्का लगा, अपने हाथ अपने सिर को अगर वो पीछे की ओर खींच ले तो उसका हाथ जो है, फाइटर का जो बॉक्सर का जो हाथ है, वो जल्दी से रुकेगा नहीं, बल्कि रुकने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो अपना सिर पीछे की ओर खींच लिया। तो जब थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा तो बल जो है थोड़ा कम लगेगा, जिसके चलते चोट भी कम लगेगा। अब देखा जाए तो आप जनरली देखे होंगे ऊंची कूद का के जो खिलाड़ी होते हैं, हाई जंप वाले, मतलब ज़्यादा ऊपर कूद कर फिर नीचे आना रहता है, तो वो स्पंज के गद्दे पर गिरते हैं। वो रसगुल्ला वाले स्पंज नहीं है, स्पंज मतलब मुलायम गद्दे पर वो गिरते हैं। बात समझ में आया? या फिर जब छत पर से, मान लीजिए कि छत पर से हमें कूदना है, छत पर से कूदना है, और अगर हमको कूदा दिया जाए जमीन पे, तो जमीन पे अगर हम कूदेंगे ना या फर्श पे कूदेंगे तो जानते हैं क्या होगा? फर्श पे जब हम कूदेंगे ना तो फर्श पे जैसे पैर पड़ेगा हमारा वेग तुरंत जीरो हो जाएगा, और वेग जब तुरंत जीरो हो गया, जीरो होने में बहुत कम टाइम लगा, तो फिर क्या होगा? चोट बहुत तेज लगेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम लगा ना तो बल ज़्यादा लग जाएगा तो चोट भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि गद्दा पूरा मुलायम मुलायम गद्दा बिछाया गया इतना ऊंचा, और उस पर हमें कूदना है, तो उस पर कूदेंगे ना तो जैसे पैरवा गद्दा पर पड़ेगा, हमारा पैर गद्दा पे पड़ते ही हमारा वेग जीरो नहीं हो जाएगा, बल्कि हमारा पैरवा गद्दा को दबाते हुए थोड़ा नीचे तक जाएगा, जिसके चलते वेग पैर का जीरो होने में थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। तो टाइम बढ़ जाएगा तो बल क्या होगा? कम लगेगा, जिसके चलते चोट भी हमें कम लगेगा। अब वहीं अगर देखा जाए, गाड़ियों में आप देखे होंगे स्प्रिंग का यूज़ किया जाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो और ज़्यादा स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है, ताकि ब्रेक लगाने पर, जब ब्रेक लगाया जाता है ना अचानक से, तो फिर होता क्या है, या फिर मान लीजिए कि गाड़ी चल रही है और अचानक से कोई गड्ढा वगैरह आ गया, तो गड्ढा में जब गाड़ी जाएगी तो जाके उसमें फंस सकती है, लेकिन स्प्रिंग लगा हुआ रहता है ना, तो स्प्रिंगों पे क्या होता है कि गाड़ी पहले स्प्रिंग से, मतलब अचानक से पूरा वो नीचे की ओर नहीं धंस जाती है, पहले स्प्रिंग को आराम आराम से नीचे दबता है स्प्रिंग उसका, तो उसका वेग जीरो होने में थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, जिसके चलते बल कम लगता है और ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। वही अगर देखा जाए कराटे की खिलाड़ी को आप देखे होंगे कि बहुत बार देखे होंगे कि 4-5 गो टाइल्स, माने जो फर्श पे टाइल्स बिछाया जाता है, टाइल जो है 4-5 गो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख कर, और उसको ऐसे मारता है सब हाथ से, तुरंत टूट जाता है सारा टाइल्स। ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, उसके लिए उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे मारा जाए। लेकिन आप खुद से सोचिए कि टाइल्स पर एकदम तेजी से जब वो अपने हाथ को लाएंगे तो होगा क्या? बहुत तेजी से जब उस पर हाथ पड़ेगा ना, तो हाथ जैसे पड़ा एकदम तेज गति से आया, और तुरंत टाइल पे जैसे हाथ पे पड़ा, हाथ टाइल्स पर पड़ा, टाइल हाथ का वेग जो है तुरंत जीरो हो गया, यानी जीरो होने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। तो जब टाइम कम लगेगा तो फिर बल जो है अधिक लगेगा, और बल अधिक लगने से वो टाइल्स जो है टूट जाता है। तो ये चीज़ जो है हमारे दैनिक जीवन में ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलता है जो न्यूटन के दूसरे नियम को फॉलो करता है। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक छात्रों के बीच शेयर करें, ताकि ये कठिन से कठिन चीज़ भी उसको समझने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे न्यूटन के गति का तीसरा नियम वो क्या है, और उससे रिलेटेड जो दैनिक जीवन में उदाहरण है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे।